नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। यह जो टॉपिक आपका है हिस्ट्री में दिया गया है, तो सम्राट अशोक से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हम इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कंप्लीट ये टॉपिक तैयार हो जाएगा सम्राट अशोक का। तो ये हमारी छठी क्लास है हिस्ट्री की पीटी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट आप याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र माना जाता है। तो आप पीछे याद रखिएगा, अगर मौर्य राजवंश के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह माना जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौटिल्य की रचना जो है अर्थशास्त्र, यह मौर्य राजवंश के बारे में काफ़ी सटीक जानकारी देती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेगास्थनीज के इंडिका से भी प्राप्त होती है। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है, इससे भी जो है इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती हैं। तो ये स्रोत हैं, आपको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य के बारे में किन किन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। तो पहला महत्वपूर्ण स्रोत आपका हो गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और दूसरा एक और स्रोत है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेगास्थनीज जो था यह यूनानी जो शासक सेल्यूकस निकेटर था, इसी का दूत था। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपका मेगास्थनीज था यह सेल्यूकस का जो है दूत था। इसके बारे में आपको याद रखना है। मेगास्थनीज के अनुसार उस समय जब मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी तो उसमें बताया कि भारतीय समाज जो है 7 जातियों में बटा हुआ था तथा भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो यह बताया गया था मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक में। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम के नाम का प्रयोग हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की जो पहचान है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। तो ये बेसिक पॉइंट मौर्य वंश से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। आपसे इनसे प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अब हम बात करते हैं टॉपिक की। अपने टॉपिक में आपको पढ़ना है सम्राट अशोक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे सम्राट अशोक पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि टॉपिक आपका सम्राट अशोक का ही है। सम्राट अशोक से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ फैक्ट और पॉइंट को आप याद करते चलिएगा। तो अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक था यह कब हुआ था, तो आप याद कर लीजिएगा। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका शासन काल कब से कब तक था, तो याद कर लीजिएगा 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है अशोक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक था यह आपका 269 ईसा पूर्व में होता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। ये फैक्ट आपको याद रखना है। पुराणों में जो है अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। इसके बाद राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो उज्जैन का राज्यपाल था अशोक। इसके बारे में आप याद रखिएगा। और भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है अशोक ने ही करवाया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में शिलालेख का जो सर्वप्रथम बार प्रचलन है यह अशोक के द्वारा ही कराया गया था। इसके जो भी इम्पोर्टेंट शिलालेख है उनको हम आगे विस्तार में देखने वाले हैं। और अपने राज्य के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1750 में आप याद रखिएगा, 1750 यहाँ पे ईस्वी की हम बात करें काफ़ी समय बाद। तो 1750 ईस्वी में टिफैन थैलर, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टिफैन थैलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की थी। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम बार अशोक स्तंभ की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी, तो 1750 में
टिफैन थैलर ने सर्वप्रथम बार दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की थी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम बार किसने पढ़ा था? तो 1837 में सर्वप्रथम बार जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक की माता का नाम सुब्रतदांगी था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सुब्रत नहीं, सुभ्रदांगी होगा, यहाँ पे सुब्रत की जगह आप सुभ्रदांगी कर लीजिए। अशोक की माता का क्या नाम था? तो सुभ्रदांगी जो है अशोक की माता का नाम था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो कुछ बेसिक जानकारियों को हमने देख लिया है अशोक से रिलेटेड। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट अभिलेखों को देखेंगे। जो प्रमुख अशोककालीन अभिलेख हैं इनको हम देखेंगे। तो अशोक के जो अभिलेख हैं इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका शिलालेख हो गया, दूसरा आपका स्तंभ लेख हो गया और तीसरा आपका हो गया गुहा लेख। इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 करके हम बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। तो शिलालेख के बारे में सर्वप्रथम बार आइए बात कर लेते हैं। तो शिलालेख में मुख्यतः होता क्या था? राजा की जो राजज्ञाएं होती थी और राज्य की जो उद्घोषणाएं होती थी उनका जो जिक्र है आपको शिलालेख में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और शिलालेख की कुल संख्या कितनी है? तो 14 कुल संख्या शिलालेख की है तथा ये 8 विभिन्न स्थलों जैसे शाह बजगढ़ी हो गया, मानसेहरा हो गया, कालसी हो गया, गिरनार हो गया, धौली हो गया, जौगढ़ हो गया और जौगढ़ हो गया, इरगुड़ी हो गया एवं सोपरा से प्राप्त हुए। यानी कि विभिन्न ये जो 14 आपके शिलालेख है ये विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके शिलालेख हैं ये उनको देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रथम शिलालेख में अशोक कहता है कि संपूर्ण प्रजा उसकी संतान है और इसी में पशु बलि की निंदा भी अशोक करता है प्रथम शिलालेख में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद द्वितीय शिलालेख की अगर हम बात करें तो द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की चर्चा की गई है। साथ ही चेर, चोल, पांड्य तथा ताम्रपर्णी जैसे दक्षिणावर्ती राज्यों का उल्लेख भी मिलता है इस द्वितीय शिलालेख में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और तीसरा जो शिलालेख है इसमें युक्त, रज्जुक तथा प्रादेशिक नामक अधिकारियों की चर्चा की गई है। आपके तीसरे शिलालेख में जो है युक्त, रज्जुक तथा प्रादेशिक नामक अधिकारियों का जिक्र किया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो 5वां वाला आपका शिलालेख है, 5वां शिलालेख में धम्म महामात्रों, आप याद कर लीजिएगा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है आपके 5वें शिलालेख में। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद 8वां जो शिलालेख अशोक का है इसमें धम्म यात्रा का वर्णन है और 9वें शिलालेख में अशोक अनुष्ठान नीतियों की आलोचना करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद 13वां शिलालेख अशोक का काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13वें शिलालेख में ही अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जो 13वां शिलालेख है इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और इसी 13वें शिलालेख में ही अशोक ने 8 आटविक जातियों को चेताया है और 13वें शिलालेख में निम्नलिखित पड़ोसियों की चर्चा भी की गई थी। पड़ोसी कौन कौन से थे अशोक के समय में? सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय हो गया, मिस्र का शासक टॉलमी द्वितीय हो गया, इसके बाद मकदूनिया का राजा एंटीगोनस हो गया, सीरिन का राजा मगस हो गया और एपिरस का शासक अलेक्जेंडर हो गया। इन सभी का जो जिक्र है 13वें शिलालेख में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने शिलालेखों को देख लिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न और पूछा जा सकता है। और इसके बाद एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो धौली और जौगढ़ के प्राप्त शिलालेख हैं इनको हम पृथक शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे लघु शिलालेखों के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको भी आइए देख लेते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स जो होते हैं, तो मास्की हो गया, आप याद रखिएगा, मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, उद्गोलम हो गया, नेट्टूर हो गया। लघु शिलालेखों में अशोक नाम का उल्लेख है, इसको आप रट लीजिएगा। अशोक नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है? तो मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया,
उद्गोलम हो गया और नेट्टूर, ये सभी आपके लघु शिलालेख हैं और इन्हीं लघु शिलालेखों में अशोक नाम का उल्लेख देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जबकि अन्य शिलालेख में अशोक का नाम देवनाम पियदस्सी आपको मिलेगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी अन्य जितने भी शिलालेख हैं उनमें अशोक का नाम देवनाम पियदस्सी है, लेकिन ये चार जो शिलालेख हैं मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम और नेट्टूर, इसमें अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। फैक्ट आपको याद रखना है। भाब्रू लघु शिलालेख अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था के संदर्भ में सूचना देता है, यानी कि जो भाब्रू शिलालेख है यह बताता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म में आस्था रखता था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो आपका मास्की शिलालेख है ना, मास्की शिलालेख में अशोक ने खुद को शाक्य मुनि भी कहा है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब हमने शिलालेखों को देख लिया, अब हम देखेंगे स्तंभ लेखों को। तो कौन कौन से स्तंभ लेख हैं इनको ये देख लेते हैं। तो पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था तथा इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो प्रयाग स्तंभ लेख था पहले यह कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। इसके बाद दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है इसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। इसके बाद दिल्ली मेरठ का जो स्तंभ लेख है इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आपका यहाँ पे हमने स्तंभ लेखों को देख लिया है। इसके बाद कौशाम्बी स्तंभ लेख को जो है रानी का अभिलेख भी कहते हैं, हम यहाँ पे याद देखिएगा। जो कौशाम्बी का स्तंभ लेख है इसको हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख देखने को मिलता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो रानी का अभिलेख है जो कौशाम्बी में है इसमें अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद जो रुम्मीन देई का स्तंभ लेख है, इंपॉर्टेंट है, जो रुम्मीन देई का अभिलेख है इससे अशोक, और इसमें ज्ञात होता है कि अशोक जो था, अशोक ने लुम्बिनी में बलि यानी कि धार्मिक कर को माफ कर दिया था तथा भू राजस्व की राशि को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो आपका जो रुम्मीन देई स्तंभ लेख है इससे हमें जानकारी मिलती है कि जो अशोक था उसने लुम्बिनी में धार्मिक कर को माफ कर दिया था, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद जो रुम्मीन देई का अभिलेख है इससे जो है मौर्यकालीन करारोपण पद्धति की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, इसलिए इस रुम्मीन देई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसी कारण से जो रुम्मीन देई है इसको हम आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तथा यह सबसे छोटा अभिलेख भी है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह जो रुम्मीन देई है यह सबसे छोटा जो है स्तंभ लेख है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद गुहा लेखों को अब आइए देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट MCQs को। तो गया यानी कि बिहार स्थित बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें आजीवकों को यह गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं ये या तो प्राकृत भाषा में या तो ब्राह्मी लिपि में, किंतु शाहबाजगाड़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछा जा सकता है। और तो यहाँ पे हमने जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट बन सकते थे अशोक से रिलेटेड उनको हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट MCQs को, जिससे यह जो टॉपिक अशोक वाला है आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट MCQs को आप जरूर सॉल्व करिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपको बताना है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अशोक। इसके बारे में आपको याद रखना है, अशोक ने जो है
अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? काफी महत्वपूर्ण है। तो अशोक की पत्नी का नाम था कारुवाकी। यहाँ पे कारुवाकी होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा गया है, तो कारुवाकी। कारुवाकी मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया था। तो अशोक की पत्नी जो कारुवाकी थी, इसने अशोक को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसकी जो पत्नी कारुवाकी है, इसका जिक्र किस स्तंभ लेख में मिलता है? तो कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है, जिसको हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इसी में अशोक की रानी कारुवाकी का उल्लेख जिक्र देखने को मिलता है। और उसका जो बेटा था तीवर, उसका भी उल्लेख रानी के अभिलेख में देखने को मिलता है, जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो कारुवाकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बिंदुसार था, इसने अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए पहली बार अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को भेजा था तक्षशिला। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तक्षशिला में जो है अशोक को भेजा गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसके बाद कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप इसका आंसर सभी देंगे। तो बौद्ध धर्म को जो है अंगीकार कर लिया गया था कलिंग विजय के उपरांत अशोक के द्वारा। सांची किस कला व मूर्ति कला का निर्माण करता है? तो आप याद कर लीजिएगा, जो सांची का स्तूप है, यह आपको मिलेगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपसे पूछा जा रहा है अशोक का इसमें से उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप याद कर लीजिएगा, अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है इसमें से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो पाटलिपुत्र में, आप याद कर लीजिएगा, पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा आपकी कौन सी है? तो प्राकृत है। ऑप्शन आपका जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसमें से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, आपको बताना है। तो अशोक के साम्राज्य में जो है श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम बार अपनी राजधानी बनवाया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अशोक ने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम बार अपनी राजधानी बनवाया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अशोक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर दिया गया बी वाला है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सम्राट अशोक नहीं होगा, आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने जो है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम बार अपनी राजधानी बनाया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ आपको बताना है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भाब्रू स्तंभ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भाब्रू स्तंभ में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। उत्तरांचल की यहाँ पे बात हो रही है। उत्तरांचल में अशोक का कौन सा शिलालेख स्थित है? तो उत्तरांचल में कालसी में जो है अशोक का एक शिलालेख है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कालसी, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा जो है सांची का स्तूप बनवाया गया था। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया था। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। इसके बारे में आपको याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? आपसे पूछा जा रहा है। कलिंग विजय का वर्णन तथा क्षत्रियों का जो वर्णन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें कलिंग विजय का वर्णन आपको देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा
और 13वां शिलालेख जो है इसमें जो है कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से कौन सा राजा था जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें से आपका जो अशोक था वह प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के बाद क्या किया था, आपको बताना है। तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को त्याग दिया गया था, हमेशा त्याग दिया था अशोक ने हमेशा के लिए। तथा इसी के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में जो है अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है। अशोक का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? तो मैंने आपको बताया था 4 लघु शिलालेख हैं जिसमें अशोक नाम का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 लघु शिलालेख कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका मास्की हो गया, इसके बाद दूसरा आपका हो गया गुर्जरा हो गया, तीसरा आपका हो गया उद्गोलम और चौथा आपका हो गया नेट्टूर। इसमें जो है अशोक नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मास्की। और अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सम्राट अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपका क्या हो जाएगा? शिलालेख, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि थी जो दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। तो आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर कहाँ अशोक का अभिलेख पाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपको बताना है राइट आंसर इसका। तो अफगानिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान में भी जो है अशोक के जो है आपके अभिलेख पाए गए हैं। तो अफगानिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक घोषणा करता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अभिलेख में अशोक यह घोषणा करता है कि सारी प्रजा उसकी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख जो है, पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक यह उद्घोषणा करता है कि सारी प्रजा उसकी संतान है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पृथक कलिंग शिलालेख, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था अशोक को। तो ऑप्शन ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है अशोक का समकालीन जो तुरमय था यह कहाँ का राजा था? तुरमय कहाँ का राजा था? यह अशोक का समकालीन था। तो यह राजा था आपका कहाँ का? मिस्र का। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस्र का यह राजा था तुरमय, जो कि सम्राट अशोक का समकालीन था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। लास्ट प्रश्न आज का आपके सामने है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख देखने को मिलता है? तो मैंने आपको भी बताया है, गुर्जरा हो गया, मास्की हो गया, उद्गोलम हो गया और नेट्टूर, ये 4 लघु शिलालेख हैं जिसमें अशोक नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे जो दिया गया है ना बिल्कुल सही दिया गया है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आपसे पूछा जा रहा है ग्रीक और अरामाइक जो अभिलेख द्विभाषी हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको मिलेंगे कंधार से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कंधार से जो है ये आपके द्विभाषी ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कहाँ से? तो कंधार से। अगला प्रश्न आपके सामने है अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है और शाहबाजगाड़ी जो भी ये भी पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का उल्लेख किया गया? मनसेहरा और आपका जो बृहद शिलालेख है इसमें किस लिपि का उल्लेख किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है किस लिपि का उल्लेख किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है आपका खरोष्टी लिपि का जो है उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही जगह, खरोष्टी लिपि का जो है प्रयोग मनसेहरा और शाहबाजगाड़ी में
किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वे प्राकृत भाषा में है और प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, परंतु जो शाहबाजगाड़ी और मानसेहरा की लिपि है वो खरोष्टी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो खरोष्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। मानसेहरा और शाहबाजगाड़ी में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हमने खत्म कर लिया। इस तरह से आपका जो आज का टॉपिक है सम्राट अशोक का, यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।